मुजफ्फरनगर के डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र नेता विशु मलिक ने एमए पाठ्यक्रम में एडमिशन न मिलने के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की। विशु ने प्रिंसिपल गरिमा जैन पर तानाशाही का आरोप लगाया। दावा किया कि उन्हें बिना कारण ब्लैकलिस्ट किया गया। थाना सिविल लाइन प्रभारी आशुतोष ने मौके पर पहुंचकर विशु को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह एडमिशन की मांग पर अड़े हैं। विशु ने कहा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा भूख हड़ताल जारी रहेगी। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने उनका समर्थन किया। बीजेपी जिला मंत्री कीर्तियांश खटीक ने भी विशु के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। आज दिन में पता चला डीएवी कॉलेज की तानाशाह प्रिंसिपल ने विशु भाई को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो जब से सुबह से लगातार फोन पे यही बात चल रही, तो आज इस विषय में विशु भाई से मिलने पहुंचे। ये इस प्रिंसिपल की तानाशाही है। बहुत बार सुना, विशु भाई से लगातार संपर्क रहा और भी लोग संघर्ष कर रहे, छात्रों की आवाज़ उठा रहे, पर लेकिन जो आवाज़ विशु भाई ने उठाई वो आवाज़ मुझे तो लगता नहीं कोई और उठाता हो। तो जिस प्रकार से प्रिंसिपल ने अपनी तानाशाही दिखाई, ये गलत है। प्रिंसिपल के खिलाफ आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक प्रिंसिपल खुद आगे यहाँ से धरना समाप्त नहीं कराएगी। आज डीएवी कॉलेज के अंदर मैं अपना प्रवेश लेने आया था, तो मुझे बताया गया कि मैं ब्लैक लिस्ट हूँ। मैं प्रिंसिपल मैडम के जब ऑफिस में पहुँचा, मैंने पूछा, मैडम मैं ब्लैक लिस्ट क्यों हूँ, मुझे मेरे अपराधों की सूची मिल जाए। मैंने क्या बड़े अपराध किए हैं और अगर अपराध किए हैं तो उनकी एफआईआर कहाँ पर है, तो मुझे अवगत करा दी जाए। मैडम ने कहा, आपका अपराध केवल छात्रों की आवाज़ उठाना है। अगर मैडम की नज़रों में ये अपराध है तो मैडम को मैं बता देना चाहता हूँ, ये अपराध मैं बार बार करना चाहूँगा। हर एक प्रत्येक छात्र की आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करता रहूँगा और जो हमारा धरना है भूख हड़ताल का चल रहा है सुचारू रूप से ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमारे अधिकारों की मांग पूरी नहीं होगी। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी के बीच छात्रों ने डीएम उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर निश्चित समय सारणी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा केंद्र, पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली और विश्वसनीय एजेंसियों द्वारा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया की मांग की। छात्रों ने इन मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों और विधानसभा तक पहुँचाने का आग्रह किया ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने जोरदार नारेबाजी भी की। हम आज आए कि एसएससी का एक दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है एसएससी द्वारा, क्योंकि छात्र जब एग्जाम देने के लिए जा रहा है सेंटर पर तो वहाँ तकनीकी खराबी हो रही, वहाँ कंप्यूटर का माउस नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रहे और सर्वर भाग रहे बीच बीच में। सेंटर जो छात्रों के लग रहे वो 500 हजार किलोमीटर दूर लग रहे। जब छात्र वहाँ से आ रहे और जो प्रश्न पत्र आ रहा उसमें लगभग अगर 100 प्रश्न है तो उसमें 20-30 प्रश्न ऐसे आ रहे जो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे। तो वहाँ एक आंदोलन टीचर और छात्रों द्वारा किया गया था दिल्ली में, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा वहाँ महिलाओं पे, जो महिला टीचर्स थी और जो बच्चे थे उन पर बर्बरता की गई और लाठियाँ चार्ज की गई, जिसके विरोध में आज हम यहाँ ज्ञापन देना आए। और कल वहाँ फिर एक आंदोलन है जिसमें मुजफ्फरनगर से भी जाएंगे। अगर जल्दी, हमारी एक शासन प्रशासन से मांग है, अगर जल्दी इसका निस्तारण नहीं होता तो मुजफ्फरनगर की धरती से भी एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी और बड़े आंदोलन किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में कोरी समाज का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा। कोरी समाज का आरोप है कि तहसीलदार बिना ठोस आधार के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर रहे हैं, जबकि उनके पास पूर्वजों के एससी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और स्कूल टीसी जैसे दस्तावेज हैं। एक बुजुर्ग ने तथ्यों के साथ बताया कि पहले से कोरी समाज के प्रमाण पत्र बनते आ रहे हैं। नेता बलराज आर्य ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 15 अगस्त तक भूख हड़ताल शुरू होगी। जनवरी में प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने में पुरुष, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में शामिल हैं, जो तत्काल न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसान संगठन ने भी धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। क्योंकि ये समाज, कोरी समाज जो है, ये बहुत थोड़ी जनसंख्या में ये लोग मान कर चल रहे हैं, जबकि बड़ी अच्छी जनसंख्या इसकी है और इसको थोड़ा तेज, हाँ, 1958 में जो सूची बनी भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए, कोरी समाज को उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति की सूची में डाल दिया। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लड़ते रहे और तो मांग करते रहे, तो 1976 में पार्लियामेंट का संशोधन हुआ। पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, ये सलूकास में रहेगी, सलूकास में कर दी। हमको सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए 1954 से। नो, 56 में तो पहली सूची जारी हुई जब हमें बैकवर्ड में डालना। ओके सर। अब 1976 में हम सलूकास में आ गए।
सर्विस में आने के बाद हम सब सूर्य देखते रहे, बंदिशों को भी सब मानते रहे। अब चलते चलते अब आकर के जो है, क्योंकि जनसंख्या तो कम है ही, हमारे जो बड़े भाई हैं यहाँ हमारे ज़िले में जो रह रहे वो हमारे बड़े भाई हैं, वो सन 50 में पैदा हो गए सर्वकाश में, हम 76 में जाकर पैदा हुए, तो छोटे तो हम उनसे रहेंगे ही। वो चाहें कि इनके रोटी भी ना मिले, इन वो पराठा खा रहे हैं, हमको रोटी भी ना मिले। अब आकर के उन्होंने एक पॉइंट फंसा दिया कि तो हिंदू जुलाहा है, हिंदू जुलाहा। मेरे पास 12 डिक्शनरी हैं, हिंदू से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से इंग्लिश। हमारा सर्टिफिकेट जब तक जारी नहीं हो गया बच्चों को, तब तक हम यहाँ से नहीं होंगे। मुजफ्फरनगर के वार्ड 15 एकता विहार के निवासियों ने रुड़की रोड पर एमआरएफ सेंटर के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम उमेश मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपकर कूड़ा डालने का विरोध जताया। स्थानीय निवासी बाबा श्यामवीर ने बताया कि 2 साल से क्षेत्रवासी इस सेंटर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे गंदगी फैल रही है। आरोप है कि कूड़ा डालने वालों ने विरोध करने वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और डीएम के आदेश का हवाला देकर धमकी दी। बीते दिन क्षेत्रवासियों ने कूड़े की गाड़ियों को सेंटर में घुसने से रोका था। निवासियों ने मांग की कि एमआरएफ सेंटर को बंद किया जाए। मैं कभी कभी जनता जब पीड़ित होती है तो मैं भगवा कपड़े पहन लेता हूँ। वैसे तो मैं दुकानदार हूँ, एक व्यापारी हूँ और 35 साल से रुड़की रोड पर कार्य कर रहा हूँ। आज मुख्य मान यह है कि हम 2 साल से ये बराबर मोहल्ले वाले कूड़ा डालने का विरोध कर रहे हैं और शांति के साथ इन्होंने कूड़ा गिरना बंद कर दिया था। और ये आम मेरा फॉल है, प्रशासन को ले गए। प्रशासन का काम शांति व्यवस्था बनाना है, लेकिन प्रशासन जो है वो दरोगा था, बाकी वाले थे हरदस थे, ये हमें नहीं पता कौन थे। इनकी जांच होनी चाहिए। वे जबरदस्ती महिलाओं के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे और कहना कूड़ा यहीं डालेगा। डीएम साहब का आदेश बता रहे थे। हम डीएम साहब से भी पूछना चाहते हैं कि डीएम साहब आपने आदेश दिया है कूड़ा डलवाने का वासी? हाँ, सरकार का। हम योगी से भी ये पूछना, आपका स्वच्छ भारत का नारा है या कूड़ा गिराने का नारा है? गंदगी फैला रहे हैं या वो साफ कर रहे हैं? कूड़े से कम भी 1000 आदमी प्रभावित है। वहाँ 8-10 दुकानें वासी मिठाई की है और पूरा बाजार बना हुआ है, पूरी कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर कूड़ा गिर रहा है। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने बिजली विभाग के निजीकरण और बिजली दरों में बढ़ोतरी पर रोक, जाति प्रमाण पत्र और टोल प्लाजा के मुद्दों का समाधान, शिक्षा में सुधार, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर अंकुश, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और प्राइवेट अस्पतालों में रेट नियंत्रण की मांग की। ये मांगे किसानों, मजदूरों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए उठाई गई हैं। मोर्चा ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की है और 7 सूत्रीय मांगों का एक मांग पत्र जो है यहाँ पे देंगे डीएम साहब को। हमारी पहली मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विभाग का निजीकरण पर जो है रोक लगाई जाए। दूसरी मांग है हमारी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली विभाग का जो रेट है बिजली का वो बार बढ़ाया जा रहा, इस पर प्रतिबंध लगे और बिजली के रेट को घटाया जाए। इससे जो है किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। एक मांग है हमारी शिक्षा को लेकर, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई और सरकार बंद करने भी चाह रही थी। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सही करा जाए। सरकारी स्कूल की हालत ख़राब होने के कारण प्राइवेट स्कूल में जो है खुली लूट चल रही और प्राइवेट स्कूलों का जो पढ़ाई का कोर्स है वो सभी स्कूलों का एक समान करा जाए। अलग अलग जो तरीके से लूट हो रही है, उस दुकान पे मिलेगा, उस दुकान में मिलेगा, ये लूट बंद करी जाए। उत्तर प्रदेश सरकारी से और ध्यान देवे बिल्कुल गहनता से, इससे भी किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। एक मांग है हमारी सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल की हालत जो है बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के लोग जो है इधर उधर भागे फिरे अपने मरीज को लेकर। सरकारी अस्पतालों के अंदर मशीनरी की सुविधा को बढ़ावे सरकार और प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर रोक लगावे सरकार। मंगलवार को श्रीलंका के सिविल सर्वेंट दल ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने विकास भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया। डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने जिले की योजनाओं, कार्य प्रणाली और पुलिस प्रशासन समन्वय पर जानकारी दी। एसपी अपराध इंदु सिद्धार्थ ने पुलिस की कार्यशैली, अपराध नियंत्रण, सामुदायिक पुलिसिंग और महिला सुरक्षा पर विस्तार से बताया। श्रीलंकाई दल ने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की। दोनों पक्षों ने सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान पर चर्चा की। अंत में स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान हुआ। देखिए, आज एक श्रीलंका का डेलीगेशन आया हुआ है और श्रीलंका और हमारे संबंधों के बहुत अच्छा है और वहाँ के सिविल जो सर्वेंट्स हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी की और साथ ही साथ बड़े प्रभावित भी हुए हमारे कानून व्यवस्था से।
साथ ही साथ वो उन्होंने उनको हम पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाया, जिसमें हमने कैसे हम ट्रैफिक व्यवस्था कैसे रहती है, कैसे कानून व्यवस्था रहती है, कैसे हम कोई घटना होती है कैसे कार्रवाई करते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो हमारा कैसे कोई मुलजिम को कैसे हम कन्विक्शन की तरफ ले जाते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में बताया गया, उनसे ऑपरेशन कन्विक्शन के बारे में बताया गया। लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बहुत प्रभावित हुए वो, कि लड़कियां बहुत ही सुरक्षित हैं यहाँ पर, और निश्चित रूप से शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। स्कूल कॉलेज जाने वाली कॉलेज गोइंग लड़कियों से उन्होंने बात भी किया, तो सभी ने बड़े अच्छे ढंग से उसका अपनी प्रस्तुतिकरण किया जो है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से इसका प्रेजेंटेशन किया गया है। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जज्बा दौड़ 11 का आयोजन होगा। यह दौड़ 10 अगस्त को सुबह 5:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरेगी। पहले स्थान पर आने वाले लड़के और लड़की को इलेक्ट्रिक स्कूटर, साथ ही 15 साइकिल और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। 7 अगस्त को गांधी वाटिका से जज्बा बाइक रैली निकलेगी, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी हिस्सा लेंगे। रामायण के श्रीराम एवं मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल के साथ कई अन्य सेलिब्रिटी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की खबरें आ रही है। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के शहीदों को सम्मानित करने और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए है। शहर के पचेंडा रोड के पंजाबी बारात घर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी संयुक्त रूप से प्रमुख समाज सेवी सत्य प्रकाश रेशु और समर्पित युवा समिति से जुड़े सभासद अमित पटपटिया द्वारा संयुक्त रूप से दी गई। ये जज्बा दौड़ 11 इसलिए आयोजित करी जाती है ताकि जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनकी याद युवा पीढ़ी में भर दी जाए और युवा पीढ़ी अपना पसीना निकाल के ये महसूस करे कि इस देश की आज़ादी प्राप्त करने में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई। साथ ही ये 2 हिस्सों में होती है, एक छात्रों के लिए, एक छात्राओं के लिए, और उसमें हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए दौड़ते हैं, इसलिए ये आयोजित करी जाती है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2012 से निरंतर हम जज्बा दौड़ का आयोजन करते हैं। जज्बा के नाम से शुरू करा हुआ जो ये कार्यक्रम है वो अपने 11वें सोपान पर आ चुका है। इस बार जज्बा 11 के नाम से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। ये कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य दिखाने वाले वीर जवानों को समर्पित है। इस कार्यक्रम में बहुत ही प्यार से और बहुत ही निष्ठा के साथ हम लोग बच्चों को जोड़ते हैं। बच्चों के अंदर कुछ संस्कार डालने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सेना का जवान अपनी जिम्मेदारी सरहद पे निभाता है, वैसे ही नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है इस देश में रहते हुए, वो हम लोग जागरण लोगों के बीच में लेकर जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि दौड़कर थोड़ा सा पसीना उनकी याद में बहाएं जो हमारे लिए अपना खून बहा देते हैं। तो सेना को पूरी तरह से समर्पित, ऑपरेशन को पूरी तरह से समर्पित इस कार्यक्रम में हम सभी बच्चों को आने का निमंत्रण देते हैं। सभी राष्ट्रभक्ति की भावना से जरूर दौड़ें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर इलाके में सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हर दिन हजारों जगहों पर स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। सुबह जब उन्होंने एक बच्चे का वीडियो देखा जो जल्दी उठकर बस स्टैंड की सफाई कर रहा था, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि अगर हर इंसान सफाई को अपनी जिम्मेदारी माने तो दिल्ली और भी सुंदर और साफ बन सकती है। आज सुबह तो मैं उठ करके जब अपना मोबाइल देख रही थी, मैंने देखा एक लड़का सुबह सवेरे उठता है और जाके बस स्टैंड की सफाई करता है। उसने अपनी रील डाली हुई है सैकड़ों, और मुझे खुशी है कि इस तरीके से यदि हर व्यक्ति इसी तरीके से हर व्यक्ति हमारी दिल्ली हमारी जिम्मेवारी ये समझ पाएगा, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सफाई कर पाएगा, शहर को बेहतर, सुंदर और हरित कर पाएगा। आज हम यहाँ जे कॉलोनी में आए, हमारे विधायक खत्री जी भी हमारे साथ में है, मेयर साहब साथ में है, सभी अधिकारी साथ में है। पूरी कॉलोनी का हमने दौरा किया। एक वहाँ पे प्लॉट था जो कि डीडीए का था, उसमें भी सफाई के आदेश दिए गए। तो हर एजेंसी को अपनी अपनी जहाँ जगह है उसे साफ करना होगा, दिल्ली को बेहतर और स्वच्छ बनाना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी दिल्ली का इसमें हमें सहयोग मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी से सख्त लहजे में पूछा, आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई भरोसेमंद सबूत है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों तरफ हताहत होना कोई असामान्य बात नहीं है। इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाए हैं। हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथिया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मोरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। फिर सिर्फ राजनीति के लिए आप ये तथ्यों को उछालेंगी, जो तथ्यों के खिलाफ है आप बात करेंगे और जो देश के खिलाफ हो जाएगा। सरकार का विरोध करते करते आप जब देश का विरोध करने लगते हैं, ये मानसिकता कैसे स्वीकार होगी? और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा इस प्रकार के आक्षेप करते हुए, क्योंकि जब भी आप आक्षेप करते हैं, एक जिम्मेदार आक्षेप होने के पीछे तथ्य होना जरूरी है। तथ्यों के बिना के आक्षेप देश के लिए ठीक। प्रयागराज में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। पहले जो हरी सब्जियां 10 रुपए से 30 रुपए किलो मिलती थीं, अब वही 50 रुपए से 80 रुपए किलो तक बिक रही हैं। इससे आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ा है। लोग पहले जहां 1 या 2 किलो सब्जी खरीदते थे, अब वही लोग सिर्फ पाव भर लेकर जा रहे हैं। दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि बिक्री में गिरावट आई है। बहुत दिक्कत है भैया। 20 रुपए किलो की सब्जी आज 60 रुपए 80 रुपए किलो बिक रही है। जहाँ लोग 1 किलो ले रहे हैं, देख करके अपना पानी डाले काम चला रहे हैं। भाई उनको पेट पालना है, परिवार चलाना है। परेशानी सभी को है जो छोटे तबके के लोग हैं। भाई बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी इस समय बहुत महंगी है। आम जनता की जो है बजट के बाहर हो गई है। बाढ़ आने के कारण जो है सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। जो दाम आसमान छू रहे हैं इस समय। अरे भैया बताएं, बारिश भी हो गई है। बारिश के जस्ट जमुना जी गंगा जी बाढ़ की गई है। इसके वजह से सब्जी बहुत ज़्यादा, जो सब्जी 20 रुपए 30 रुपए बिक रहा था वो 50 रुपए 70 रुपए 80 रुपए किलो हो गया। हाँ, ये बाढ़ से महंगा हो गया है।